प्यारे बच्चों, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, समझने के एंगल से देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन दी प्लांट्स। वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसको श्वसन भी हम लोग कहते हैं, शब्द पर ध्यान देना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं, वर्ड बोला जा रहा है श्वसन, एक शब्द होता है सांस, ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, वो बिल्कुल अलग शब्द हो जाता है, इसलिए हिंदी वाले वर्ड ध्यान रखना, श्वसन। आप जानते हैं ये जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें उस चैप्टर की आउटलाइन होना जरूरी है। तो हमेशा रूल ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट है उस चैप्टर की आउटलाइन आपको बनानी है। और यहाँ इस चैप्टर की आउटलाइन किस टाइप से हो सकती है, ध्यान दीजिए आप। पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय का भाग करेंगे, जिसमें हम उसकी प्रस्तावना देंगे, भूमिका बताएंगे कि आखिर इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। सेकंड जो पार्ट है एनसीईआरटी ने दिया, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या पादप श्वसन करते हैं। नेचुरल बात है, प्लांट भी ब्रीद करते हैं, जैसे ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स करते हैं, ऐसे प्लांट भी ब्रीद करते हैं। डिफरेंस क्या है देखा जाए तो, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, हर कोई ब्रीदिंग के टाइम O2 लेता है और CO2 को रिलीज करता है। कंफ्यूजन नहीं रखें, कई बार हम छोटी क्लासेज में फोटोसिंथेसिस के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर CO2 को लेते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन चाहे प्लांट करें, चाहे एनिमल करें, चाहे ह्यूमन करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो O2 को ले रहा है और CO2 को रिलीज कर रहा है। इसलिए फोटोसिंथेसिस के कारण हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर थर्ड पार्ट आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फंडामेंटल रूप से हम कहें ऑक्सीजन को बेस बनाएं तो ये एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन है। बेस हम बदल देंगे, जैसे मान लीजिए आपने सबस्ट्रेट कर दिया तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बदल जाएंगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उस टाइम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से हैं। यहाँ क्योंकि एनसीईआरटी ने फंडामेंटल रूप से दो ही दिए हैं तो इसलिए हम भी फंडामेंटल रूप से इन दो को ही डिस्कस करेंगे। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है इन्हीं रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। इनमें एनएरोबिक का एक बेस्ट एग्जांपल होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसे आप जानते हैं कि 3 साइंटिस्ट के नेम के बेस पर हम कहें तो EMP पाथवे भी कहते हैं। तीनों साइंटिस्ट का नाम आगे जाकर के आपको बताया जाएगा, अभी आउटलाइन है तो जस्ट केवल नाम ध्यान में रखें। वैसे नाम से लग रहा है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, लाइसिस यानी टूटना पायरुविक एसिड में, तो उसी प्रोसीजर को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट लेवे फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी वाले किण्वन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेकडाउन होना। यहाँ अल्कोहल, ऑब्लिक ऑर्गेनिक एसिड या इस तरह के मटेरियल बनते हैं और उसी के बेस पर फर्मेंटेशन के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। फिर थर्ड पार्ट लेवें, अब ये एनारोबिक नहीं एरोबिक से जुड़ता है, साइंटिस्ट के नाम पर इसको हम क्रैब साइकिल कहते हैं। और आगे जब आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हम इसका एक नाम और दे सकते हैं, और जो हम इसको बोलते हैं TCA साइकिल। T से ट्राई, C से कार्बोक्सिलिक और A से एसिड साइकिल। कंफ्यूजन नहीं रखना, एक ऐसी ही टर्म जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पर आएगी, और वो टर्म होता है DCA साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ध्यान रखें वो फोटोसिंथेसिस में आएगा, स्पेशली C4 प्लांट्स में आएगा। जब हम C4 साइकिल पढ़ते हैं ऑक्सलो एसिटिक एसिड, वहीं से टर्म बनाया जाता है DCA साइकिल। फिर एरोबिक का एक और पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। श्वसनीय
श्रृंखला भी कहते हैं। तो कोई भी वर्ड आप यहाँ यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ये ऐसा प्रोसीजर है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में ही हो सकता है। यानी सही वर्ड में हम कहें तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस से अनअफेक्टेड रहता है। अब आउटलाइन का आगे का पॉइंट हम करें जो ईटीएस से जुड़ा हुआ है, वो होता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जिसको हम लोग एटीपी रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। ये इस पूरे चैप्टर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो सारा आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर हम लोग दूर करेंगे। इवन आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें आप देखोगे एक डाटा भी आपका रॉन्ग दिया हुआ है, जैसे 36 एटीपी का डाटा है, जबकि अब उसकी जगह न्यू एनसीईआरटी में डाटा 38 एटीपी आ चुका है और वही ज़्यादा बेटर है। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस समय आप विशेष इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में आता है एम्फीबॉलिक पाथवे। नाम से लग रहा है एम्फीबॉलिक है, यानी कहीं ना कहीं दो प्रोसीजर होते हैं, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एम्फीबॉलिक वर्ड पढ़ते हो, तो नाम से लग रहा है इसका मतलब हो गया एक है कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। रेस्पिरेशन में ये दोनों प्रोसीजर होते हैं। ट्रेडिशनली हम ये मानते थे कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन अब ये प्रूव्ड हो चुका है कि प्रोटीन और जो फैट्स होते हैं वहाँ कुछ अमीनो एसिड और इसी टाइप से कुछ देखा जाए तो एसिटाइल को एंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होती है, उनके थ्रू ये बढ़ते भी हैं। तो बढ़ते भी हैं इसलिए हम कहेंगे कि अब रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक नहीं एम्फीबॉलिक प्रोसीजर है। ध्यान में रखिएगा, बहुत स्पेशल पॉइंट है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा, क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांस है। फिर उसके बाद में 7th नंबर जो पॉइंट है आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, हिंदी में कहें तो श्वसनीय गुणांक। वैसे भी आप जानते हो गुणांक क्या चीज हो गया, एक टाइप का रेशो। रेशो कैसे, आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे मान लो रेस्पिरेशन है तो आउटपुट क्या हुआ CO2 और ये इनपुट कौन है O2। तो इसका फॉर्मूला जब आगे हम करेंगे तो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ रिलीज CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूज O2। इसी तरह से जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो वहां पर भी एक पॉइंट क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसे हम लोग RQ नहीं, उसे हम लोग फिर वर्ड यूज करते हैं PQ। हालांकि ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ध्यान में रखें PQ का मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस क्वोशिएंट, लेकिन वहां आउटपुट कौन है O2, इनपुट कौन है CO2। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिलीज O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूज्ड CO2। लेकिन ये ध्यान रखें RQ नहीं, ये फॉर्मूला है PQ का, जिसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी 1। क्यों होगी PQ की वैल्यू 1, क्योंकि वहां O2 कितनी रिलीज होती है 6 मॉलिक्यूल, CO2 कितनी यूज होती है 6, तो 6 O2 अपॉन 6 CO2, तो वैल्यू हो गई 1। इसी टाइप से आगे हम टॉपिक करें तो ये आपके एक्स्ट्रा टू एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आते हैं, आप अदर एग्जाम्स भी दोगे तो उसमें भी काम आएगा, तो इसलिए एक एडिशनल टॉपिक हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, जिसमें हम दोनों बात करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। जैसे सपोज टेम्परेचर की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है, वहाँ हम इसको डिटेल में करेंगे। और भी अदर फैक्टर्स हैं, तो अभी केवल आप इसको ध्यान में रखें, तो ये टॉपिक भी हमें करना है। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, परिचय यानी प्रस्तावना। सीधी सी बात है कि ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। प्लांट में वेरियस एक्टिविटी होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, असेंट ऑफ सेप होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, असेंट ऑफ सेप यानी रसारोहण होता है। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी जिस प्रोसेस से आती है वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। अब हम सपोज बात करें, जो हमने इनिशियली कहा था कि एक वर्ड होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को आप लोग कहते हो श्वास,
जूलॉजी में मेनली ये वर्ड आपके आता है जिसका मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज। वहां आप पढ़ते हो कि क्या होता है, O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में भी होता है ऐसा, O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में ये गैसीय एक्सचेंज केवल एक पार्ट है, इसका एक स्टेप है। ओरिजिनल में तो रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हो रहा है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा और उनका ऑक्सीडेशन होगा और उससे एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है और वो एज पर रिक्वायरमेंट ली जाती है। और इसीलिए हम उस एटीपी को कई बार कह देते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है, एटीपी। एडीपी नहीं है, एएमपी नहीं है, एनएडी नहीं है, एनएडीपी नहीं है, एनर्जी करेंसी है एटीपी। रिक्वायरमेंट पड़ती है, एटीपी को यूज किया जाता है क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेशन की ओरिजिनल में कहें तो डेफिनेशन क्या हो गई, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसीजर हो गया जिसमें देखा जाए तो O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, फूड मटेरियल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन इसका स्टोरेज होता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जिसको हमने कहा था एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ध्यान रखें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। फिर हम जो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ओरिजिनल में हमारी सेल कर रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी ओरिजिनल में हम जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। हमारी ईच सेल और पूरे 24 आवर रेस्पिरेशन करती है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आता जब रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसी का अपोजिट हम लोग लेवे हैं, प्लांट्स करते हैं एक प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। वर्ड आप ध्यान में रखिएगा कि वर्ड हमने क्या बोला है, फोटो रेस्पिरेशन, यानी हिंदी वाले कहें तो प्रकाश श्वसन, ये वर्ड हमने बोला है। ये डे के टाइम होता है, लीफ मेसोफिल सेल करती है, वहाँ O2 लिया जाता है, CO2 रिलीज किया जाता है और वहाँ सारा काम लाइट से होता है, लाइट का इफेक्ट होता है, इसलिए वो फोटो रेस्पिरेशन है। लेकिन वो केवल प्लांट करते हैं, हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स और इवन प्लांट्स भी सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन प्लांट्स में एक कैपेसिटी है कि वो फोटो रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों, वहाँ एटीपी जनरेट नहीं होते हैं, जबकि यहाँ तो रेस्पिरेशन का बेसिक फंडामेंटली क्या था, एटीपी को बनाना, एनर्जी को ऑब्टेन करना। तो इसलिए ध्यान में रखें इस चीज को। अब रेस्पिरेशन से मिलता जुलता एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंबशन, हिंदी वाले ध्यान रखना दहन। इसके अंदर आपको सिमिलरिटी भी ध्यान रखनी पड़ेगी और आपको इसके अंदर डिसिमिलरिटी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे पहले हम लोग सिमिलरिटी को देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। दोनों कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं, अपचयी क्रियाएं, यानी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। एक्सर्गोनिक, ऊर्जा छेपी, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड नंबर सिमिलरिटी क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, दोनों प्रोसीजर में ऑक्सीजन चाहिए। और भी सिमिलरिटीज हो सकती है, मेनली ये तीन समानताएं आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। कैसे देखा जाए, रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि कंबशन तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यानी एक टाइप से केमिकल रिएक्शन है, यानी ये बायोलॉजिकल वो केमिकल रिएक्शन। सेकंड डिफरेंस हम लेवें रेस्पिरेशन, देखा जाए
तो ये ऑफिशियली कहें कम टेम्परेचर पर हो सकता है। कंबशन के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वेरी हाई टेम्परेचर होगा तभी आप जानते हो कंबशन पॉसिबल होता है। और हम पॉइंट लें, रेस्पिरेशन एंजाइम के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। कंबशन नॉर्मली आप जानते हो कंट्रोल प्रोसेस नहीं है। और हम बात करें रेस्पिरेशन, एनर्जी हमने कहा कि वैसे तो हीट की फॉर्म में रिलीज और एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड। कंबशन में आप जानते हो कोई एटीपी नहीं होते हैं, हाँ वहाँ हीट जरूर निकलेगी और ये लाइट एनर्जी की फॉर्म में आप जानते हो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। और हम बात करें यहाँ पर डिफरेंस की, तो रेस्पिरेशन में मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, बहुचरणीय प्रक्रिया, जबकि कंबशन की बात करें सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसी पर रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सपोज रेस्पिरेशन है वो सिंगल स्टेप में होने लगे तो क्या होगा। निश्चित तौर पर अब आप समझ गए वो कंबशन जैसा प्रोसीजर हो गया, क्योंकि सिंगल स्टेप में हो रहा है, एनर्जी सडन रिलीज होने के चांस है। लेकिन मेन बात ध्यान रखें, एनर्जी हीट की फॉर्म में अब इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वहाँ सेल को बर्न कर देवे। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये बात हुई रेस्पिरेशन कंबशन के अंदर असमानताएं, डिसिमिलरिटी, और बात होगी सिमिलरिटीज यानी समानताएं क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए आखिर रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है। आप जानते हो फूड, यानी एक तरीके से ये क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ईंधन है, बिना इसके गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। यानी ये सबस्ट्रेट आप खुद जानते हो क्या क्या हो सकते हैं। पहले सबस्ट्रेट की हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, आप जानते हो ये यदि नहीं है तो सेकंड नंबर पर ये फैट हो सकता है, और ये भी अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोटीन हो सकता है। यानी फर्स्ट सबस्ट्रेट हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं है तो फैट, और ये भी नहीं है तो प्रोटीन। लेकिन फैट का यूज आप जानते हो नॉर्मली कब होता है, जैसे फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, तब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सब फूड मटेरियल हो गए, और ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, वृहत अणु हैं, क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन होता है, उसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी आप जानते हो एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। फिर हम बात करें कि ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो ये फूड कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से ये बनाते हैं। केवल ग्रीन प्लांट ही नहीं बनाते हैं, कुछ एक बैक्टीरिया भी ये काम कर सकते हैं। जैसे स्पेशली बात करें साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा भी और बैक्टीरिया होते हैं, आपने सुने होंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं एक होते हैं फोटोलिथोट्रॉप और एक होते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, वो भी ध्यान में रखें। फोटोसिंथेसिस आप जानते हो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज किया जाता है, और ये सारा काम ग्रीन पार्ट्स के थ्रू होता है। और उन ग्रीन पार्ट में आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होते हैं, उस कारण से होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट के सारे पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉन ग्रीन पार्ट है, अहरित भाग है। तो इनमें फूड कहाँ से आएगा, ग्रीन पार्ट से ट्रांसलोकेट यानी स्थानांतरित होकर के आएगा। फिर देखा जाए तो ये फूड बन गया यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है। और इसी फूड को अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह सकते हैं। और सबस्ट्रेट मेनली कौन हो गए, तीन। एक हो गया, पहला कौन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वो अवेलेबल नहीं है तो कौन हो गया, फैट, और फिर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कौन हो गया, प्रोटीन। और हम बात करें यहाँ पर रेस्पिरेशन में कई तरह के प्रीकर्सर
यानी पूर्वगामी बनते हैं और इन्हीं प्रीकर्सर्स को अलग अलग बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस में आगे यूज किया जाता है। तो ये था हमारा पहला पोर्शन, इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इसका आगे सेकंड पार्ट, डू प्लांट्स ब्रीथ। इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, जो कि हमने कहा था डू प्लांट्स ब्रीथ, जिसको आप कह सकते हो ब्रीदिंग ऑफ प्लांट्स, यानी पादप श्वसन करते हैं क्या। तो नेचुरल बात है, वो हम पहले भी बता चुके हैं, पादप श्वसन करते हैं। यस, हमने भले इतना इजीली यस कह दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके अंदर कैसे एनिमल से हम कंपेयर करें तो प्लांट्स के अंदर मामला थोड़ा डिफरेंट है, भिन्न है। कैसे कि प्लांट्स में देखा जाए कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। एनिमल्स में आप जानते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्लांट्स में इस टाइप से आपने खुद ध्यान दिया होगा कि सिस्टम नहीं होता है। तो फिर उसकी जगह यहाँ पर स्पेशल ऑर्गन्स जरूर होते हैं, और वो ऑर्गन्स स्टोमेटा और लेंटिसेल की फॉर्म में होते हैं। स्टोमेटा यानी रंध्र और लेंटिसेल यानी वातरंध्र। लेंटिसेल एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप एनाटॉमी में पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। इसका आप दूसरा नाम भी ध्यान में रखिएगा, और इसका जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं निमेटोथोड। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, जो पीछे का वर्ड है थोड, क्योंकि एक मॉर्फोलॉजी में वर्ड आता है निमेटोफोर, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो है रेस्पिरेटरी रूट, जबकि ये निमेटोथोड ये लेंटिसेल है। ये ओरिजिनल में उन निमेटोफोर यानी रेस्पिरेटरी रूट पर प्रेजेंट एक टाइप के स्टोमेटा है। तो हिंदी वालों के लिए बड़ा इजी है, वात रंध्र, यानी वात यानी हवा यानी एयर हो गया, रंध्र यानी स्टोमेटा हो गया। तो इसलिए शब्द ध्यान रखिएगा, निमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट, निमेटोथोड देखा जाए लेंटिसेल यानी वातरंध्र होते हैं। अब एनसीईआरटी की जो सबसे मेन खासियत है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बीच बीच में इंटेक्ट दे दिए जाते हैं बॉक्स बना करके, बायोलॉजी में इस टाइप से बॉक्स नहीं होते हैं। उसकी जगह आपको आईक्यू दिए रहते हैं, जिनको इंटेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ कौन सा एक इंटेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी पादप बिना श्वसन अंग के कैसे रह सकते हैं। ऑल ऑफ दीज का क्वेश्चन बन सकता है, बड़े ढंग से ध्यान दीजिएगा। उसके वैसे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 रीजन माने जाते हैं। कौन कौन से 3 रीजन है कि ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओवन गैस एक्सचेंज नीड। तो जब प्रत्येक पादप भाग खुद ही ध्यान रख रहा है, तो इसका मतलब उसको ज़्यादा गैस ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसलिए विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसका काम चलेगा। ऐसे ही सेकंड रीजन की हम बात करें, प्लांट्स डोंट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज, यानी पादप खुद बहुत ज़्यादा मांग नहीं करते हैं। तो जब मांग ज़्यादा नहीं है तो उसको ऑर्गन्स की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैसे भी हर ऑर्गन अपनी अपनी गैस एक्सचेंज का ध्यान यहाँ रख रहा है। तीसरा सबसे मेन पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट, यानी वो दूरी जो चाहे बड़ा पादप ही क्यों नहीं है, उतनी दूरी के लिए यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इतनी ज़्यादा दूरी तक जाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, उसका रीज़न क्या है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक जीवित कोशिका लिविंग सेल होती है प्लांट्स में, वो ओरिजिनल में देखा जाए सरफेस के एकदम नज़दीक होती है। स्पेशली आप जानते हो ये बात लीफ के अंदर एप्लीकेबल है, एनाटॉमी के अंदर हम डायग्राम भी इसका पढ़ते हैं, आपको भी उस समय वहाँ पर बताएंगे। लेकिन जैसे ही हम यही स्टेटमेंट मान लीजिए वुडी स्टेम और रूट के लिए लगाएं, काष्ठीय तने के लिए, तो ये बात सही नहीं है। यानी स्टेटमेंट लीफ के लिए ट्रू है, थर्ड नंबर रीजन, इसके लिए ट्रू नहीं है। तो इनमें फिर क्या होता है, वुड स्टेम में आप जानते हो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, और उस ग्रोथ के कारण से बार्क बनती है, छाल बनती है, और कहीं ना कहीं ये जो लिविंग सेल्स होती है ये बार्क के नीचे पाई जाती है।
बार्क में और आपने ध्यान दिया होगा कुछ ओपनिंग्स भी बन जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। और वो हमने शुरू में ही बताया था कि प्लांट के वो ऑर्गन है जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इस प्रकार से प्लांट कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के भी श्वसन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आईक्यू है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और बात करें हम इसी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, तो यहाँ ऑफिशियली कहें तो आपके ऑक्सीजन के बेस पर हमने ये क्राइटेरिया बनाए हैं। और इसी क्राइटेरिया को हम कहें तो दो तरह का हो गया, एक एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। नाम से लग रहा है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में। इसी के बेस पर हम इसके दूसरे नाम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन, जबकि इसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। वर्ड ध्यान रखिएगा, इंट्रा, हिंदी में इसको कहते हैं अंतः, हिंदी वाले ध्यान रखना स्पेशली। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइड वन थिंग, या कहें इनसाइड वन सेल, एक कोशिका के भीतर। तो ये हो गया इंट्रा। और यही बात करें इंटर, तो इंटर में वन थिंग नहीं है, वन सेल नहीं है, ये तो देखा जाए तो बिटवीन है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच, तो उसे बोलते हैं इंटर। हमेशा ध्यान रखना, इंटर इंट्रा फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, और अभी आपके बायोलॉजी में भी आ रहे हैं, गलती नहीं हुए। तो ज़्यादा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ स्टार भी लगा रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं इनकी इक्वेशन की, कि एरोबिक रेस्पिरेशन आखिर क्या चीज़ होता है। ध्यान में दीजिएगा आप लोग, जैसे सपोज ये हो गया C6H12O6 यानी ग्लूकोज। फिर आप जानते हो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 6O2। प्रोडक्ट आपको जानते हो क्या बनना है, 6CO2। फिर हम बात करें तो यहाँ क्या बनना है, 6H2O। इक्वेशन को बैलेंस करके भी देखा जा सकता है। और फिर प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी का मतलब आप जानते हो एनर्जी रिलीज होती है। फिर यहाँ हम बात करें प्लस एनर्जी, तो जो प्लस वर्ड है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, केमिस्ट्री में भी आपने कई बार पढ़ा है। इस वर्ड का मतलब होता है इक्वेशन का एक्सर्गोनिक होना, यानी ऊर्जा छेपी होना। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 686 किलो कैलोरी। कुछ जगह आप देखोगे 686 से डाटा आपको डिफरेंट भी मिल सकता है, और ये डाटा उसकी जगह आपको क्या मिल सकता है, 675 किलो कैलोरी। तो मेनली डाटा 686, रिक्वायरमेंट पड़े तो 675 किलो कैलोरी। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, कभी नहीं इस इक्वेशन को भूलना है। क्वेश्चन किस टाइप से क्रिएट होकर के आ सकते हैं आपके, यहाँ आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब ध्यान में है, तो वहाँ से ये डाटा आपका आएगा 180 ग्राम। ऐसे ही 6O2 के लिए आप लोगे, आपका डाटा आएगा 192 ग्राम। ऐसे ही आप 6CO2 के लिए लोगे, आपका डाटा आएगा 264 ग्राम। और ऐसे ही आप 6H2O के लिए लोगे तो आपका जो डाटा आएगा वो आएगा 108 ग्राम। तो आपको ये ग्राम के रेस्पेक्ट में भी ध्यान रखना है। वो इक्वेशन छोटी क्लासेज में आने लग गई आजकल, तो आपके नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो वो इनके वेट पर आएगा। जैसे सपोज यहाँ 180 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, अब किसी दिन आपको ये दे देवे कि 25 ग्राम ग्लूकोज है, बताओ वो कितनी CO2 को रिलीज करेगा। तो आप इसको कैसे करोगे, यूनिट लॉ से, यानी एकक नियम से। तो भूलिएगा नहीं कभी भी इस चीज को। अब यही बात हम करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की,
तो इक्वेशन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम यही इक्वेशन किस टाइप से बनेगी। है वही ग्लूकोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है। अब हम कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो O2 तो होना ही नहीं चाहिए, तो O2 नहीं है। फिर यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा 2CO2, साथ में कौन बनेंगे यहाँ पर, एथिल अल्कोहल, मेनली यही माना जाता है। और प्लस में एनर्जी तो आज भी रिलीज होगी, क्यों, ऑफिशियली तो ये प्रोसीजर रेस्पिरेशन ही तो है, लेकिन अब वैल्यू चेंज हो जाएगी और वैल्यू चेंज होकर के ये 50 किलो कैलोरी हो सकता है। कुछ बुक में देखोगे आप तो आपको वहाँ 25 किलो कैलोरी भी मिल सकता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज प्लस O2 यानी 2 मॉलिक्यूल ने किया, इसलिए वो इंटर था। यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है और इसी के अंदर काम हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ आपने ध्यान दिया हो क्या रहा है, यहाँ हम देखें कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये ऑफिशियली ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो 6 कार्बन होंगे यहाँ पर। और यहाँ क्या हो रहा है, 2CO2 तो यहाँ रिलीज हो रही है, और यहाँ देखा जाए 4 कार्बन यहाँ पर है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर आपके अल्कोहल ही बने, कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि अल्कोहल की जगह ऑर्गेनिक एसिड भी बन सकता है। और स्पेशली ये कंडीशन आप लोग पढ़ोगे कहाँ, जब फर्मेंटेशन का टॉपिक हम करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन आप जानते हो मोस्ट ऑफ सेल्स में होता है। एनारोबिक की बात करें हम तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इवन प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स में सीड जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। जब हम उसको स्टोर्ड रखते हैं, संग्रहित रखते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली कौन सा हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब जर्मिनेट हो रहा है तो वाटर मिल गया, तो उस कारण से वहाँ पर आगे एयर मिलने के कारण से क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। तो ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक की इक्वेशन को कभी नहीं भूलना है, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब इसी को हम लोग मैकेनिज्म की फॉर्म में आगे बढ़ाते हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को। तो जब हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को मैकेनिज्म की फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे तो आप जानते हो सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन आएगा, और उसी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा जिसको हमने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस। नाम से लग रहा है, देखिए 2 वर्ड हो गए, ग्लाइको और लाइसिस। कौन सी लैंग्वेज के, ऑफिशियली ग्रीक लैंग्वेज के। 2 वर्ड कौन कौन से हो गए, एक वर्ड हो गया ग्लाइकोज जिसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वर्ड हम करें लाइसिस यानी स्प्लिटिंग यानी टूटना, यानी हो क्या रहा है, ऑफिशियली देखा जाए कार्बोहाइड्रेट है और ये टूट रहा है, लेकिन टूट किस में रहा है, ये पायरुविक एसिड में। और स्पेशली कितने मॉलिक्यूल यहाँ पायरुविक एसिड के बन रहे हैं, ऑफिशियली कहें तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन होता है 3, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर उसके बनते हैं, और इसी प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान रखना ये एनारोबिक का पार्ट है। और पहले हमने कहा था कि इसका एक्शन साइट यानी क्रिया स्थल क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। लेकिन किसी दिन ऑप्शन में ये आ जावे कि एक तरफ साइटोप्लाज्म है और एक तरफ साइटोसोल, तो बेटर आंसर कौन सा हो जाएगा, साइटोसोल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइटोसोल ओरिजिनल में क्या चीज़ है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें से सेल ऑर्गेनली को रिमूव कर दिया गया है, यानी कोशिकांगों को हटा दिया गया है। सोल का मतलब क्या हो गया, केवल लिक्विड पार्ट यहाँ पर बसता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं तो साइटोसोल
यानी इसका मतलब जितने भी एंजाइम्स है ग्लाइकोलाइसिस के वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। अब ऑफिशियली कहें तो इस पूरे प्रोसीजर को डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे और उन्हीं के सरनेम के बेस पर हम इस पाथवे का पूरा एक नाम दे देते और वो नाम होता है ईएमपी पाथवे। ई से एमडन हो गया, एम से मेराफ हो गया और पी से पैरानस हो गया, यानी ईएमपी पाथवे। तो भूलना नहीं कि इसको ईएमपी पाथवे क्यों कहा गया है। मेन बात है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाला प्रोसीजर है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यही ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है। होता है नहीं करें, हो सकता है, मे बी। लेकिन अब इस ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहना पड़ेगा? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो पायरुविक एसिड यहाँ बनते हैं, इस पायरुविक एसिड को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हो सकता है। तो ऑफिशियली कहें तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है, यानी कोई कहे तो ये हो गया C3H4 और O3। कई बार इस टाइप से भी आपको घुमाया जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पायरुविक एसिड ही देवे। कई बार आपको परेशान करने के लिए ये उसकी जगह एक और वर्ड लिख सकता है और वो वर्ड हो सकता है पायरुवेट। तो इस पायरुवेट में क्या करेगा, जैसे आप एसिटिक एसिड में से H+ आयन हटाते हो तो पीछे बचा एसीटेट, तो ऐसे ही यहाँ माइनस लग गया तो ये कौन बन गया? पायरुवेट। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का फॉर्मेशन, ये भी एक ग्लाइकोलाइसिस है। अब हम बात करते हैं यहाँ के एंजाइम्स की कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, और पूरा हम इसको एक ट्रिक की हेल्प से करेंगे। काफ़ी मायने रखता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप से इसे हम लोग करेंगे। यहाँ हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स, एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करने हैं क्योंकि हम तो इसी के बेस पर पूरी इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। अब कैसे क्रिएट करेंगे वो एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग ध्यान में रखें। और ये जैसे हमारी ट्रिक है एंजाइम्स को लर्न करने की, ग्लाइकोलाइसिस के ये यहाँ पर सारे एंजाइम्स हो गए हैं, यानी आपको केवल एक लाइन याद करनी है और उतने में ही सारे एंजाइम्स आपको लर्न हो गए। इसलिए इसे आप कभी भी नहीं भूलिएगा। कैसे? पहले तो ट्रिक को बोलना सीखे, हिक एडी के मेक, HI के हिक, AD के और मेक। नहीं याद रहे तो यूँ समझ लो, हिक इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ग्रीमिक, AD के अर्जुन दास खत्री, और मिलकर के इन्होंने कोई एक कंपनी बनाई और जिसमें कुछ बैट क्रिकेट के सामान बनाने का डिसीजन लिया। तो ट्रिक हमने बना दी हिक AD के मेक, यानी हिक और अर्जुन दास खत्री ने ऐसा किया। अब हम बात करें H से, तो H का मतलब क्या हो गया? H का मतलब हो गया हेक्सोकाइनेज। यही क्यों हमने लिया? हेक्सोज शुगर है इसलिए हमने लिया। और काइनेज का मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करे। आई से हम लेवें तो बनेगा आइसोमेरेज, आई से बनेगा आइसोमेरेज। फिर हम बात करें के से, तो अब वहाँ से हम सीख चुके, के से कौन सा हो जाएगा? काइनेज। लेकिन ये केवल ट्रिक के लिए, ओरिजिनल में हम बात करें
तो ये कौन सा काइनेज है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फिर हम बात करें ए से, तो ए से कौन सा एंजाइम होता है? एल्डोलेज। ए से एंजाइम होता है एल्डोलेज। फिर हम बात करें फुल स्टॉप की यहाँ पर, तो ये जो फुल स्टॉप है इसका भी अपना सेंस है और इसे हम लोग कहते हैं एंजाइम लेस स्टेप, एंजाइम विहीन चरण। ध्यान रखना ये स्टेप एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हर चीज़ डिटो एनसीईआरटी करें जरूर नहीं है, थोड़ा उससे एडवांस नॉलेज भी आना चाहिए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें डी से, डी से होता है डीहाइड्रोजिनेज, डी से होता है डीहाइड्रोजिनेज, नाम से ही लग रहा है ये विहाइड्रोजनीकरण करता है। फिर आता है के, और इस के से वर्ड हो जाएगा काइनेज, और इसी काइनेज से हम लोग बनाना चाहें तो ये बनता है फॉस्फोगिल्सरोकाइनेज, फॉस्फोगिल्सरोकाइनेज। फिर हम बात करें यहाँ एम से, तो एम से यहाँ पर वर्ड बनता है म्यूटेज, एम से वर्ड बनता है म्यूटेज। और एंजाइम की बात करें तो ये होता है फॉस्फोगिल्सरोम्यूटेज, यानी एक टाइप से म्यूटेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स का म्यूटेशन कर रहा है। फिर हम बात करें ई से, तो ई से हो जाता है इनोलेज, ई से हो जाता है इनोलेज, यानी जो इनोल कंपाउंड को बनाता है, तो उससे हो जाएगा इनोलेज। और के से हो जाएगा काइनेज, और पूरा नाम यदि कहें तो ये हो जाएगा पायरुविक काइनेज। तो अब देखिए ट्रिक को लर्न करना बहुत इजी है। कैसे? एच से हेक्सोकाइनेज, आई से आइसोमेरेज, के से काइनेज, ए से एल्डोलेज, डी से डीहाइड्रोजनेज, के से काइनेज, एम से म्यूटेज, ई से इनोलेज, के से काइनेज। तो आप भी ऐसे घर पर बिना देखा देख 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो उससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो ये एंजाइम्स है नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आप इसको करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और स्पेशली पूरा ये जो प्रोसीजर है उसको हम लोग लर्न कर सकेंगे। अब कैसे लर्न कर सकेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम करने जा रहे हैं अब। यानी स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे कि जो सेल्स होती है उसमें ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये देखा जाए इनएक्टिव होता है, और नॉर्मली आप जानते हो एल्डो शुगर की फॉर्म में ये होता है। अब इसको यदि एक्टिव होना है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अभी अभी हमने किया है कि ये जो एनर्जी है ये इसको कहाँ से मिलती है? H यानी हेक्सोकाइनेज, वहाँ से मिलती है। अब कैसे मिलती है हेक्सोकाइनेज से देखा जाए तो यहाँ ATP होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये हो गया स्टेप नंबर 1। और इस स्टेप 1 को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, यानी प्रथम फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फेट जुड़ा है इसलिए फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, भूलिएगा नहीं। दूसरी बात, जहाँ भी ये एंजाइम काइनेज होता है वहाँ एक एक्टिवेटर जरूर होता है, और उस एक्टिवेटर को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। और जहाँ भी काइनेज एंजाइम होता है इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, या तो वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और या फॉस्फेट ग्रुप हटेगा, आइदर ऐड और रिमूव। तो जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप यूं भी कह सकते हो कि काइनेज एंजाइम ओरिजिनल में देखा जाए तो एक तरीके से ट्रांसफॉस्फोराइलेज है, एक तरीके से कहें
ट्रांसफॉस्फोराइलेज है, यानी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला। अब हम बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो फिर नेक्स्ट में जो आएगा वो आएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम की बात करें, ट्रिक में लिख चुके हैं हम लोग, आई से आइसोमेरेज। फ्रक्टोज का मतलब वही बात है, 6 कार्बन का कंपाउंड बना है, लेकिन अब एल्डोज नहीं, अब कीटो शुगर बनी है। और ये आप जानते हो कि एल्डिहाइड से कीटोन बनना एक तरह का आइसोमराइजेशन है, यानी एक तरह की समाव्यवता है। तो देखा जाए तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। इस स्टेप को नाम हम क्या देंगे, वो था फॉस्फोराइलेशन, तो ये हो गया फर्स्ट आइसोमेराइजेशन, यानी प्रथम समाव्यवीकरण। लेकिन यहाँ कौन सी आइसोमराइजेशन हुई, एक टाइप से कहें तो फंक्शनल आइसोमराइजेशन हुई। फिर इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फॉर्मेशन होता है किसका, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और एनसीईआरटी में आप जानते हो जगह जगह डाइफॉस्फेट की जगह बिस फॉस्फेट दिया है, क्यों, 2 फॉस्फेट ग्रुप है इस कारण से। तो आप इसको बाइफॉस्फेट भी कह सकते हो और आप इसको बिस फॉस्फेट भी कह सकते हो। ट्रिक के अकॉर्डिंग एंजाइम हो गया आपका के, यानी काइनेज, और वहाँ हमने किया था, पूरा नाम क्या होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये हो गया स्टेप नंबर 3। और ओरिजिनल में कहें तो वो था फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, तो ये ओरिजिनल में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉस्फोराइलेशन। ये हो जाएगा सेकंड फॉस्फोराइलेशन। क्यों हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये ओरिजिनल में ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम, यानी गति निर्धारक एंजाइम। पूरे ग्लाइकोलाइसिस की रेट को ये लिमिट करता है, भूलना नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद में हम लेवें तो ट्रिक हमारी बोलती है कि अब एंजाइम कौन सा होना चाहिए, ए से एल्डोलेज, यानी स्टेप नंबर कौन सा हो गया, 4। इस स्टेप का नाम हम क्या देंगे, इसे हम कहेंगे क्लीवेज ऑफ शुगर, या हम कह सकते हैं एक टाइप से स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, यानी शर्करा का विदलन। और ये विदलन किस प्रकार से होता है, 3 कार्बन की 2 शुगर की फॉर्म में होता है। और वो 2 शुगर कौन कौन सी होती है, एक को हम लोग कहेंगे 3-PGAL, यानी फॉस्फो गिल्सरल एल्डिहाइड, और सेकंड को हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3-DHAP, यानी क्या हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ही 3 कार्बन की शुगर है। पहली शुगर आप जानते हो एल्डोज, और ये वाली शुगर हो गई कीटोज। यहाँ एंजाइम का नाम वहाँ लिखा नहीं हमने, मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, फिर से एक प्रकार का आइसोमेराइजेशन है, लेकिन 3 कार्बन की शुगर में है ये, इसलिए एंजाइम का नाम ट्रायोज। और हो रहा आइसोमेराइजेशन, इसलिए एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, ट्रायोज आइसोमेरेज। क्या हो जाएगा, ट्रायोज आइसोमेरेज। फिर अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जो ऑफिशियली कहें तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। कैसे, अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एल्डोलेज। अब आ रहा है एंजाइम लेस स्टेप, एक ऐसा स्टेप जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। तो इसलिए ये आप जरूर अपनी नोट्स में बनाइएगा। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, इनॉर्निक फॉस्फेट का एडिशन, यानी 2H3PO4, इनका एडिशन हो रहा है, लेकिन ये एडिशन विदाउट हेल्प ऑफ एंजाइम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ कह देंगे क्या,
एंजाइम लेस स्टेप, एंजाइम विहीन चरण, और बनेगा कौन यहाँ पर 1,3 डैश DPGAL यानी डाई फॉस्फो गिल्सरल एल्डिहाइड। इसका एक मॉलिक्यूल नहीं, कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर? 2, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर अब वापस से ट्रिक को लेते हैं हम कि ट्रिक के अकॉर्डिंग अब यहाँ एंजाइम कौन सा आना चाहिए? डी से डिहाइड्रोजिनेज, और पूरा नाम लिखना पड़े तो PGALD यानी फॉस्फो गिल्सरल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज यानी विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती है, तो रिमूव होती है तो फिर कोई हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होना चाहिए, और यूनिवर्सल रूप से लेवे, सार्वत्रिक रूप से लेवे तो याद होना चाहिए वो एक्सेप्टर NAD+ होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NADH और H+ में। तो फिर यहाँ फॉर्मेशन किसका होता है? 1,3 डैश DPGA यानी डाई फॉस्फो गिल्सरिक एसिड, इसका फॉर्मेशन होता है। और मॉलिक्यूल तो सभी जगह कितने जाएंगे? पूरे के पूरे हमेशा ही 2 मॉलिक्यूल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बाद के स्टेप को। यहाँ क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में, तो इस साइड में अपन इसको लिख रहे हैं। फिर याद करें ट्रिक के अकॉर्डिंग अब कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? काइनेज। और कौन सा काइनेज? फॉस्फोगिल्सरोकाइनेज। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन रहा है? 1,3 डैश DPGA बन चुका है, तब यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है 3PGA यानी 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और यहाँ वही 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और देखा जाए प्रोसीजर कौन सा होगा? अब तो यहाँ क्या हो रहा है? फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, तो यहाँ हमारे को कोई फॉस्फेट एक्सेप्टर चाहिए, और वो कौन होता है? ADP, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP में। तो यहाँ तो क्या हो रहा है? डायरेक्ट सबस्ट्रेट से ATP रिमूव हो रहे हैं, फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसे प्रोसीजर को हम लोग बिल्कुल डिफरेंट नाम देते हैं, SLP। उसे हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्रियाधर अविस्तर फॉस्फोरिलीकरण। जबकि यही बात मान लीजिए हम लोग इसकी करेंगे कि ये NADH+ जो बने, ये ओरिजिनल में अभी साइटोप्लाज्म में, और ये क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे कि हम ETS में जावें और वहाँ इनका ऑक्सीडेशन होवे, लेकिन ये सटल सिस्टम के थ्रू होता है। और ये जो प्रोसीजर होता है इसको SLP से डिफरेंट, और इसको नाम दिया जाता है OP यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण, भूलना नहीं। यानी ये NADH जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, वाया सटल सिस्टम जाएंगे, और यहाँ ATP बढ़ने को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, जबकि यहाँ डायरेक्ट बना है SLP। फिर एंजाइम की बात करें तो ट्रिक से बिल्कुल क्लियर है कि एंजाइम का नाम यहाँ पर क्या था? फॉस्फोगिल्सरोकाइनेज। ये स्टेप था विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, लेकिन यहाँ स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ ऑफिशियली कहें फॉस्फेट रिमूव हुआ है, तो स्टेप का नाम जब हम देंगे तो हम क्या नाम देंगे? यहाँ पर यहाँ नाम देंगे फर्स्ट डी फॉस्फोराइलेशन यानी प्रथम विफॉस्फोरिलीकरण, या नाम बदलना हो तो प्रथम ATP निर्माण, फर्स्ट ATP फॉर्मेशन। फिर हम बात करें तो आगे का स्टेप, अब तो लग रहा है कि एंजाइम कौन सा आएगा ट्रिक के अकॉर्डिंग? M से क्या होता है? म्यूटेज यानी म्यूटेशन होगा। और यहाँ म्यूटेशन कैसे होता है कि फॉस्फेट ग्रुप 3 पर है,
अब ये कहाँ पर आ जाएगा 2 पर, यानी बढ़ेगा कौन 2 PGA, और मॉलिक्यूल बढ़ने कितने, वही 2 मॉलिक्यूल बढ़ने हैं। और देखा जाए तो स्टेप कौन सा हो गया, फॉस्फेट 3 से 2 पर आ गया, तो इस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, वहाँ था फर्स्ट आइसोमराइजेशन, लेकिन ये क्या हो जाएगा सेकंड आइसोमराइजेशन, द्वितीय समावयवीकरण, वो था फंक्शनल आइसोमराइजेशन। और यहाँ 3 से 2 यानी ये हो गया पोजिशनल, स्थिति समावयवता। फिर यहाँ से हम बात करें तो अब 2 PGA फॉर्मेशन ऑफिशियली कहें तो अब एंजाइम ट्रिक के अकॉर्डिंग कौन बचा, ई से इनोलेज, बढ़ने वाला कंपाउंड कौन सा है फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और यहाँ रिलीज क्या होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, एक टाइप से डिहाइड्रेशन हो रहा है, इनॉल कंपाउंड बन रहा है, और कहीं ना कहीं एंजाइम इनोलेज स्टेप का नाम देवें तो स्टेप का नाम हो सकता है एनहाइड्रेशन, स्टेप का नाम हो सकता है एनहाइड्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको निर्जलीकरण भी कह सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट एंड फाइनल किसका फॉर्मेशन होता है, पायरुविक एसिड, कितने मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, एंजाइम कौन सा हो जाएगा, वही सबसे लास्ट में ये रहा काइनेज, एंजाइम काइनेज। फॉस्फेट है, फॉस्फेट होना चाहिए रिमूव, और रिमूव का तरीका क्या है ADP चेंज हो जाएगा किस में ATP में, डायरेक्ट हो रहा है, फिर से कौन सा हो गया SLP। इस तरीके से एक ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, यही है ग्लाइकोलाइसिस। साइकिल नहीं हुआ है, पूरा एक लीनियर पाथवे है, इसलिए कुछ लोग इसी ग्लाइकोलाइसिस को लेजर मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, लेकिन अब ये नाम NCERT में नहीं है, इसलिए इतना इसकी वैल्यू नहीं है। लेजर सीधा जाता है स्ट्रेट, और ये भी स्ट्रेट है, कोई साइकिल नहीं है, इसलिए इसको लेजर मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। अब एक बार स्टेप के नाम वापस हम लोग देखते हैं कि स्टेप कौन से हुए हैं। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, फिर हुआ फर्स्ट आइसोमराइजेशन, फिर हुआ सेकंड देखा जाए तो फॉस्फोराइलेशन, फिर हुआ क्लीवेज ऑफ दी शुगर। इस स्टेप के नाम को बोला नहीं जाता है, ये NCERT ने दिया नहीं है। ये स्टेप हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ के स्टेप को आप जानते हो हमने क्या कह दिया था, फर्स्ट डीफॉस्फोराइलेशन, ये हो गया सेकंड आइसोमराइजेशन, ये हो गया एनहाइड्रेशन, और ये हो गया वापस एक बार इसी की तरीके से कौन सा हो जाएगा सेकंड डीफॉस्फोराइलेशन, यानी द्वितीय ATP का निर्माण। तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस हमने किस बेस पर कर लिया, इसका जो बेस था हमारा वो बेस रहा केवल और केवल देखा जाए तो ये एंजाइम्स। तो ट्रिक्स की इतनी वैल्यू है, हमने केवल एंजाइम्स के बेस पर पूरे ग्लाइकोलाइसिस को कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसी के बेस पर ATP रिकॉर्ड की, कि हम ATP रिकॉर्ड कैसे करते हैं, यहाँ पर वो भी लगे आता हूँ, जो कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में भी आपके आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम करने जा रहे हैं ATP रिकॉर्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ATP रिकॉर्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा कि सपोज हमें ये यदि कह देता है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, और आप तो ये बताइए कि टोटल कितने ATP बने, तो हमारा आंसर होगा 10 ATP। क्यों होगा, क्योंकि ATP बढ़ने के 2 तरीके आपको बताए गए थे। याद करें 2 तरीके कहाँ कहाँ बताए गए थे, एक यहाँ पर तरीका था
जिसको हमने कहा था ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा तरीका यहाँ था एसएलपी, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वही यहाँ पर यूज करें आप कि ओपी ये तो होता है ईटीएस के थ्रू, और रही बात एसएलपी ये होता है साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। याद करें ईटीएस में कौन गए थे, 2NADH और H+, और वहां जब आप आगे डेप्थ में पढ़ोगे आपको मिलेगा कि एक से बनते हैं 3 ATP। तो नेचुरल बात है 2 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 ATP। और यहाँ की हम बात करें तो आपको याद हो तो 2 स्टेप आए थे, तो 2 स्टेप लेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 ATP। तो 6 ATP ये 4 ATP ये मिलकर कितने हो गए 10 ATP। कैसे, यहाँ से समझिए एक बार के लिए, ये SLP वाला स्टेप 2 ATP यहाँ बन गए थे, फिर उसके बाद में आपको ध्यान हो तो ये लास्ट में और SLP का स्टेप 2 ATP यहाँ पर भी बन गए थे। तो टोटल कितने हो गए 4 ATP। यानी ये तो हम करेंगे जब हमारे को ये पूछा जाता है कि टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ। अब सपोज इसी चीज को थोड़ा सा हम घुमा देवें, थोड़ा सा घुमा देवें कैसे, है लैंग्वेज पूरी यही कि 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक का ब्रेकडाउन, और टोटल की जगह अब वर्ड दे देवे नेट गेन ऑफ एटीपी। नेट गेन ऑफ एटीपी बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 ATP। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ नेट का मतलब होता है शुद्ध लाभ, नेट का मतलब होता है कुछ ना कुछ खर्चा, और वो खर्चा कहाँ पर हुआ ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ जब हमने पहला स्टेप किया तो 1 ATP कन्वर्ट हुआ 1 ADP में, एक कंजप्शन यहाँ हो गया। फिर दूसरा आपने ध्यान दिया हो तो ये वाला जो स्टेप था यहाँ फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट रेट लिमिटिंग, तो यहाँ पर भी फॉस्फेट नेचुरल बात है कि इसमें कन्वर्ट होता है। तो 1 ATP यहाँ पर भी, तो 1 ATP इधर 1 ATP इधर, तो टोटल कितने का कंजप्शन हो गया 2 ATP का कंजप्शन हो गया। तो ये वही 2 ATP है, यानी ये 2 ATP कौन से हो गए, एक तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप फर्स्ट, और एक कौन सा हो गया देखा जाए तो स्टेप नंबर 3। तो कई बार आपसे नंबर भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप में हुआ, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, कि यही क्वेश्चन है और यही पूछ रहा है टोटल कितने ATP बने, लेकिन इस बार ये पूछ लेते हैं थ्रू ओपी कि ऑक्सीकरी फॉस्फोरिलीकरण से, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। तो नेचुरल बात है यदि ग्लाइकोलाइसिस में पूछ रहा है तो फिर तो हमें किधर जाना पड़ेगा ETS में, और ETS में अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ही था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 ATP। और अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये हमारे को, ठीक है ना, ये नहीं पूछता है कि OP से कितने बने, अब हमारे से पूछ ले SLP से कितने बने, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल यदि कहेगा तब तो 4 ATP। एक सबसे मेन बात ध्यान रखिएगा कि कई बार SLP की जगह ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्टली कितने ATP बने, प्रत्यक्ष रूप से कितने बने। तो ये सारा खेल डायरेक्ट हो रहा है, तो ये डायरेक्टली बढ़ने वाले टोटल ATP है। और आज इसी से ये क्वेश्चन यूं क्रिएट कर दे कि आप तो ये बताओ कि डायरेक्टली नेट गेन ऑफ ATP कितना है। तो डायरेक्टली नेट गेन पूछा है तो इसलिए 4 - 2 यानी कितने हो जाएंगे 2 ATP। और जो NCERT ने आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्टली वर्ड पर ही दिया हुआ है। तो मेनली तो आपको ये लास्ट के 2 पार्ट याद रखना है कि डायरेक्टली कितने ATP बने ग्लाइकोलाइसिस से, फिर डायरेक्टली नेट गेन कितने का हुआ 2 ATP का। तो एक बार फिर से समझिए ग्लाइकोलाइसिस का ATP रिकॉर्ड, यानी 10 ATP कब करना है टोटल पूछे तो, 8 ATP कब करना है नेट गेन पूछे तो, 6 कब करना है जब ये ऑक्सीडेटिव पूछे तो, 4 कब करना है जब ये SLP से पूछे तो,
2 कब करना है? जब ये पूछे नेट गेन, और वो भी किससे? एसएलपी से। और कई बार एसएलपी की जगह क्या वर्ड यूज कर सकता है? डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली टोटल कितने बने? 4। डायरेक्टली नेट गेन कितने का हुआ? 2 का। तो ये एटीपी रिकॉर्ड ध्यान में रखें।